बस ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एनपीओ का थोड़ा सा बेसिक लेक्चर लिया था और मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट को यहाँ पर भी बैलेंस शीट ही कहते हैं। वो दोनों मैंने आपको बना के भी दिखाई थी कि नॉर्मली इस तरह से बनती। फिर उसमें जो चीज़ें थी, क्या क्या किस किस तरह से चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी, वो भी मैंने आपको कुछ बताई थी कि आमतौर पर यहाँ पर कौन कौन सी इनकम्स होती है, क्योंकि नॉर्मल से हट कर ज़रा थोड़ी सी इनकम्स होती हैं और एक्सपेंसेस मोर और लेस वही होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से हट के होती हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स की डिटेल्स भी मैंने आपको लिखवाई थी। आई होप आप लोगों ने वो कल देखी होगी, वरना पिछला लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, कल मैंने जो इनकम्स थी उनमें से एक इनकम जो सब्सक्रिप्शन थी, मैंने उसके बारे में बताया था कि अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो आपको, यानी आप पिछले साल के एडवांसेस भी आपके पास पड़े हैं, प्री पेमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, इस साल के एडवांसेस, इस साल की प्री पेमेंट्स भी हैं, कैश भी अवेलेबल है आपका, कुछ बैड डेट्स भी हो गए, तो आपने उसको किस तरह से फाइंड आउट करना, उसका मैंने अकाउंट बनवाया था। बिल्कुल वैसे यहाँ पर आपने ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए ज़्यादातर चीज़ों के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं आपको, लेकिन ये अकाउंट सारे के सारे आपने बनाए हुए, सारे के सारे आपने अकाउंट बनाए। फॉर एग्जांपल सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, टैक्स का अकाउंट, फिर अगर कोई इनकम है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट, कोई ना कोई जिसके बारे में भी आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, यानी उनके ओपनिंग क्लोजिंग नज़र आ रहे हैं और एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, तो वो अकाउंट आपने बनाने। ठीक हो गया जी। मैं वो अकाउंट आपके लिए बना के दिखाता हूँ कि वो अकाउंट किस तरह से बनेंगे। फॉर एग्जांपल, बाय द वे ये सारे अकाउंट आपने पहले बनाए हुए, बाज़ का सैलरी आ गई तो अक्सर सैलरी का आपको ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल वगैरह दिए होते हैं। तो अगर सैलरी का अकाउंट आपको बनाना पड़ जाए तो सैलरी का अकाउंट ज़ाहिर ओपनिंग पेएबल, जो करंट ईयर की एक्सपेंस है वो, और अगर कोई कैश पे हुआ इधर आता है क्लोजिंग पेएबल उसका। ये बिल्कुल ऐसे जैसे इंटरेस्ट का अकाउंट बनता था, इंटरेस्ट का आपको याद हो, तमाम एक्सपेंसेस का अकाउंट ऐसे ही बनेगा। अगर मैं इसकी जगह एक्सपेंस लिख लूँ, अगर इंटरेस्ट है उसका ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल दिया हुआ है और उसका इस साल का खर्चा हमें चाहिए तो कैश भी दिया हुआ है। यहाँ पर कैश फ्लो में हम ये फाइंड आउट करते थे, कैश फ्लो में हम कैश फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ओपनिंग पेएबल दिए, क्लोजिंग पेएबल भी दिए, ये भी गिवन होता था, वहां पर क्या फाइंड आउट करते थे, कैश। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस कितना जाना है, तो वो ये लिखा। फॉर एग्जांपल रेंट है तो रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग अगर पेएबल है तो वो इस सेट पर आएगा, और यही अगर प्रीपेमेंट्स हैं तो वो इस सेट पर आ जाएगा। तो एक्सपेंस का अकाउंट, पेएबल दोनों अकाउंट, प्रीपेमेंट्स दोनों अकाउंट्स, कैश की डिटेल्स भी क्वेश्चन में गिवन होती है। आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, इस साल में एक्सपेंस कितना लिखना है। यानी अगर सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी स्टेट पे पकड़ के ना लिखिए, बल्कि देखिए इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। अगर सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो नॉर्मली इसका अकाउंट बनेगा। यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहता होता हूँ, एनपीओ में कोई भी इनकम और एक्सपेंस लिखने से पहले उसकी डिटेल जरूर चेक करें कि कोई डिटेल्स तो नहीं दी। अगर कोई डिटेल दी है तो जाहिर है या वो इनकम है या वो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस के अकाउंट से गुजारें, ये चीज मुझे चाहिए। और अगर इनकम है तो इनकम के लिए भी अकाउंट बना दें। कोई भी इनकम, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, कोई भी किसी भी किस्म की जो इनकम है आपके पास, मेंबरशिप फीस वगैरह है, कोई लाइफ टाइम फीस है, जो भी जिसके बारे में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है उसका भी अकाउंट बनाए। अगर इनकम है तो जाहिर है उसका ओपनिंग बैलेंस अगर एरियर्स में है यानी अभी रिसीवेबल है तो वो इस साइड पर आएगा, और इसका क्लोजिंग किस साइड पर आएगा, इस साइड पर। अगर कैश मिला होगा तो वो कहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट होता है, जैसे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है। और इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट है वो कहाँ पर नजर आएगा आपको,
इस साइड पर नजर आएगा। इसी तरह इनकम में भी तो एडवांस हो सकता है ना, जैसे एडवांस में मिल गया तो वो लायबिलिटी बन जाती है ना। तो ओपनिंग एडवांस इनकम फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है भाई, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, या कोई भी और चीज विच इज रिसीव्ड इन एडवांस तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। दोनों ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। क्वेश्चन में ये सारे दिए होंगे, ठीक है। कैश की इंफॉर्मेशन भी दी होगी उसने, कैश की इंफॉर्मेशन भी दी होगी उसने। और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ये चाहिए। कैश फ्लोज में यही अकाउंट हमने इन्वेस्टमेंट इनकम या इनकम रिसीव्ड के बारे में बनाते थे ना, तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता था, ये वहां पर ये दिया होता था, इन्वेस्टमेंट इनकम दी होती थी इनकम स्टेटमेंट में, वहां पर चाहिए होता था ये। यहाँ पर क्या चाहिए, राइट। तो ये दोनों अकाउंट्स कैश फ्लो में भी बनते हैं, यहाँ पर भी। अच्छा, फिर सेम अकाउंट जो एसेट का बनता था, एसेट का अकाउंट भी यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। एसेट का अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एसेट्स भी तो लिखने हैं ना बैलेंस शीट में, तो एसेट का अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर बनता था यहाँ पर भी बनेगा। आपको याद होगा जी, ओपनिंग नॉन करेंट एसेट प्लस एडिशंस, ठीक हो गया जी। अगर कोई रीवैल्यू हो गया, अगर कोई डिस्पोजल हो गई, इम्पेयरमेंट हो गई, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस, अगर ये किस पर बन रहा है, कैरिंग वैल्यू पर ना। आमतौर पर यहाँ पर अकाउंट कैरिंग वैल्यू पर बनेगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आमतौर पर खुद बना के दी हुई है, ना हो तो फिर कॉस्ट पर बना लो। अगर कैरिंग वैल्यू हो तो फिर डिप्रिसिएशन भी आएगी, ये भी कैरिंग वैल्यू पर, ये भी कैरिंग वैल्यू पर, ये भी कैरिंग वैल्यू। अच्छा, वहां पर हम क्या फाइंड आउट करते थे, कितना एडिशन हुआ, कैश। यहां पर ये उसने खुद दिया होगा, यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, आखिर में बैलेंस शीट में एसेट कितने का लिखा है, तो जो बैलेंस शीट में एसेट लिखना होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग एसेट। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्लोजिंग एसेट, यहां से निकल आएगा, राइट। तो इसी तरह और भी बहुत सारे अकाउंट्स, जो भी अकाउंट बनेगा या वो एक्सपेंस होगा, या वो इनकम होगी, या वो एसेट होगा, ऐसे ही बनते हैं। तो एक और चीज भी है, वो जो हमने फाइंड आउट करने होते थे टक शॉप वगैरह के प्रॉफिट, तो क्या कहते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जी। अगर टक शॉप वगैरह दिए हुए, यानी खुद तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेचने के लिए नहीं होती कोई भी चीज, लेकिन उसके अंदर अगर किसी क्लब में है, स्पोर्ट्स क्लब में है, हॉस्पिटल में है, या किसी डिस्पेंसरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो है, ट्रस्ट है, लेकिन उसके अंदर एक टक शॉप है जिसका प्रॉफिट आप लेते हैं, तो वो प्रॉफिट भी आपको चाहिए होता है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी सेल भी दी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी इंफॉर्मेशन दी होगी, और उसका जीपी फाइंड आउट कर लेंगे। आमतौर पर उसका जीपी उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि और अगर एक्सपेंसेस उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है तो वही प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई और भी दिए हैं तो वो भी माइनस करते हैं, माइनस यानी एक्सपेंस, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट विल बी टेकन एज इनकम इन द एनपीओज। जब हम इनकम लिख रहे होंगे, जहाँ सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीवेबल, मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप, उसी में रेंट रिसीव, और वहां पर भी लिखा जाएगा टक शॉप इनकम, या जो भी वहां पर आपकी अंदर कोई बिजनेस है उसका। इसमें क्या करते हैं जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल वैसे, अगर आपको याद हो जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते थे, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाना पड़ता था, अगर याद हो आपको। तो यहां पर भी आपको कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी क्वेश्चन में, परचेजेस भी गिवन होंगी क्वेश्चन, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी क्वेश्चन, ठीक हो गई। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल आपने यहाँ पर लिखा है, सेल गिवन होगी क्वेश्चन, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास प्रॉफिट आ गया। आमतौर पर वैसे एक्सपेंसेस नहीं दिए होते, लेकिन वो कह दे कि टक शॉप से रिलेटेड एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, तो वो वहीं से निकालें और उसका नेट प्रॉफिट लेके, कल अगर आपको याद हो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, तो वहां पर मैंने लिखवाया था, जहां पर सब्सक्रिप्शन वगैरह इनकम लिखवाई थी, उसी में लिखवाया था प्रॉफिट फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी इसका सोर्स है कोई टक शॉप वगैरह,
तो वो ये दरअसल लेके आपने वहाँ लिखना, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी अलग इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से? ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से? ये प्रॉब्लम, ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर आपको आपके क्वेश्चन में दी होती है। वहाँ पर आपके क्वेश्चन में एक चीज़ दी होती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दरअसल कैश अकाउंट को कहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तमाम इंफॉर्मेशन कैश से रिलेटेड होगी। रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पर क्या चीजें होंगी? तमाम की तमाम रिसीट्स होंगी, और क्रेडिट साइड पर क्या होंगी? पेमेंट्स होंगी, राइट जी। तो जहां जहां आपको कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सैलरी मैं देखना चाहता हूँ कैश में कितनी पे की गई, तो वो कैश वहां पर नजर आ जाएगा, सैलरी पेड इतनी, राइट, वहां पर आपको सैलरी। रेंट पेड, अगर कोई इनकम है सब्सक्रिप्शन पेड, वहां पर अगर कोई एसेट खरीदा आपने, एसेट कितने का खरीदा वहां पर नजर आ जाएगा, एसेट कितने का खरीदा, जो बेचा वो भी नजर आ जाएगा, जो खरीदा वो भी नजर आ जाएगा, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ जाएगी, राइट जी। मेरा ख्याल एक छोटा सा कोई क्वेश्चन करते हैं, निकालने बुक है आप लोगों के पास कोई? इसको पॉज करो जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक का एनपीओ का एग्जाम्पल 20, सेहत क्लब के नाम से, सेहत क्लब। देखिए सेहत क्लब में अगर आप पढ़ें तो आपको कहते हैं जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। माइंड यू, सबसे पहले आपने अपना ईयर डिफाइन करना होता है, आपका ईयर एंड क्या, आपका ईयर 30 जून 2015 है, इसका मतलब है आपका ईयर 1 मई 2014 को शुरू हुआ होगा, सॉरी 1 जुलाई 2014 को शुरू हुआ होगा, और 30 जून 2015 तक गया होगा। 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015, इसके दरमियान की चीज़ें मुझे चाहिए इनकम स्टेटमेंट। वो कहते हैं जी रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ये देखिए सबसे पहले उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। अक्सर क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन नजर आएगी। यानी रिसीट एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन दरअसल ये है कि कैश पर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस हैं, इसमें एसेट खरीदे हुए आपके एसेट्स हैं, एंड सो ऑन। देखिए जी कैश का कहता है जी साल शुरू किया तो ओपनिंग बैलेंस 15,000 रुपये था, सब्सक्रिप्शन 2,01,000 रुपये की नजर आ रही है, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कैश। इंटरेस्ट फीस नजर आ रही है जी, डोनेशन नजर आ रही है जी, इंटरेस्ट इतना मिला हमें, डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर यानी डिस्पोजल प्रोसीड्स भी दिए, इसका मतलब है कोई एसेट भी नीचे बिका होगा, कोई एक एसेट जो बिका है वो 500 रुपये का बिका है, राइट जी। तो ये डिस्पोजल प्रोसीजर, यहाँ से हमें गेन लॉस भी कैलकुलेट करने में हेल्प मिल सकती है। पेमेंट साइड पर वो कहते हैं सैलरीज पे की है, रेंट पे किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल चार्जेस हैं, पीरियडिकल्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस है जी आपके पास। यानी पेमेंट किस किस पर हुई है? सैलरी भी पे हुई है, रेंट पे हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। यहीं से सेग्रीगेट करते जाया करें कि इनमें रेंट, इसमें एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सी है, एसेट कौन से हैं, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो देखिए जहां से कैश आया जहां पर गया वो नजर आएगा। अगर मैं इस रिसीट एंड पेमेंट में आपसे पूछूं डेबिट साइड पर सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है जी, कहां पर जानी चाहिए? इनकम है, इंटरेस्ट फीस इनकम है, डोनेशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है,
डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर ये इनकम नहीं है, ये भी कैश है, यहाँ से इनकम निकलेगी अगर या गेन होगा या लॉस होगा, क्योंकि डिस्पोजल प्रोसीड्स तो हमारी इनकम नहीं होती ना। अगर 100 वाला एसेट 105 रुपये का बिक गया तो 105 रुपये सेल प्रोसीड्स है, ये 105 लिखे हैं, हमें गेन कितना होगा 5 रुपये इनकम है, ये इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी जाके आगे कि वो दूसरी इन्फॉर्मेशन नीचे दी होगी कि इसमें से गेन या लॉस कितना हो। इसकी दूसरी साइड पेमेंट साइड पर आ जाए। सैलरीज क्या चीज़ है जी, एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, पीरियडिकल्स एक्सपेंस है, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट सर हमने इन्वेस्ट किया तो वो एक्सपेंस नहीं है जी, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने किसी और कंपनी के या शेयर्स खरीद लिए हैं या किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए हैं या मुमकिन कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से तो वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखना था। इसका मतलब है हमने किसी दूसरी कंपनी के या शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स वगैरह खरीदे हैं, तो वो हमारे लिए एसेट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। राइट जी, तो यहाँ से ही हम अपना साथ साथ सेग्रीगेट करते जाएंगे। देखिए उसके बिल्कुल नीचे उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2014। ये किस साल की बैलेंस शीट है जी, पिछले साल की। मैंने बताया था पिछले साल की बैलेंस शीट वो क्वेश्चन में क्यों देगा, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। देखिए आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हैं, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंसेस के आपके काम आएगी जी। देखें यहाँ पर इसके एसेट साइड में फर्नीचर है, तो इसका मतलब ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, जब साल शुरू किया तो इतना हमारे पास एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो भी ओपनिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट्स पहले ही 1 लाख रुपए की पड़ी थी, मजीद भी हमने खरीदी है, तो ये टोटल करके लिख देंगे अगर जब हम और कोई अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सब्सक्रिप्शन, इनकम में लिखा जाएगा ना, इनकम वो ओपनिंग रिसीवेबल। राइट जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये इंटरेस्ट का अकाउंट जब बनेगा तो इंटरेस्ट का ओपनिंग रिसीवेबल, और इसका बैंक बैलेंस भी है जी, तो बैंक बैलेंस भी आपको एसेट में नजर आ रहा है, इसका मतलब है कैश का ओपनिंग बैलेंस है। लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले जनरल फंड्स लिखें। जनरल फंड्स क्या चीज है, एनपीओस के कैपिटल को फंड्स कहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कैपिटल या इक्विटी नजर नहीं आएगा, या नेट एसेट्स नजर आएगा, या एक्यूमुलेटेड फंड्स नजर आएगा, या जनरल फंड्स के नाम से चीजें नजर आएंगी। और उसके नीचे लायबिलिटीज हैं, रेंट पेएबल एंड सैलरीज पेएबल। ये लायबिलिटी में अगर रेंट और सैलरी लिखा है तो ये एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये रेंट पेएबल और सैलरी पेएबल। इसका मतलब है अगर हम रेंट या सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो वो देखिए ओपनिंग बैलेंस से चाहेंगे, ओपनिंग पेएबल क्लोजिंग पेएबल चाहिए होते हैं ना, तो ये ओपनिंग पेएबल। तो ये सारे की सारी जहाँ पर भी आपको ये नजर आए, इसका मतलब है ये हमें उसने इसलिए दिया है ताकि हमें ओपनिंग बैलेंस सबके मिल सके। और दूसरा ये कि यहीं से बैलेंस शीट भी बनाई जा सकती है, यही बैलेंस शीट है इस साल की, इसमें जो चेंजेस आएंगी वो ऐड करते जाएंगे। फर्ज कर लें एसेट है तो डेप्रिशिएट हो, और एसेट डेप्रिशिएट करके बाकी का एसेट हमारा इस साल का एसेट बन जाएगा, अगर मजीद खरीदा तो ऐड हो जाएगा उसमें, एंड सो मच। वो कहते हैं जी अदर इंफॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल। कहते हैं फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013 कॉस्टिंग ₹4,000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 1 जनवरी 2015 एज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500। ऊपर 500 नजर आ रहा था ना जी आपको, तो ये उसने बताया कि वो 500 का बिका है, वो दरअसल उसकी कॉस्ट कितनी थी 4,000। अब हम इसकी कैरिंग वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कब खरीदा था। डिस्पोजल का याद है ना जी, डिस्पोजल का गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले उसकी अपनी डेप्रिसिएशन सारी कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी कैरिंग वैल्यू देख लेंगे, कैरिंग वैल्यू और जो जितने का वो बिका दोनों का डिफरेंस या गेन होगा या लॉस होगा, और वही कैरिंग वैल्यू एसेट के अकाउंट में चली जाएगी, तो हमें ये भी मिल जाएगा कि अब एसेट कितने का रह गया, साल के शुरू में कितना था, मजीद कितना खरीदा, अगर रीवैल्यू हुआ है, ये जो बिका है इसकी कैरिंग वैल्यू, डोंट फॉरगेट यहाँ पर कैरिंग वैल्यू चाहिए, तो वो कैरिंग वैल्यू भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इम्पेयरमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी यहीं से मिल जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस है, ये मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगा। नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर अब इतना नजर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, ऑन 1 जुलाई 2014 यानी इस साल के शुरू में, फर्नीचर हैविंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹6,000 वाज ट्रेडेड इन विद फर्नीचर हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 6,700। हमने एक एसेट एक्सचेंज भी किया, एक 6,000 वाला एसेट जो था उसके बदले में
हमें क्या मिल गया जी, 6700 का एक एसेट हमने एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा गेन नज़र आ रहा है जी, 6000 वाला देखे कितने का मिल गया, 6700 रुपये का। तो ये गेन तो सीधा सीधा, क्योंकि वो 6000 दी ही उसने कैरिंग वैल्यू। एक एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू कहता है 6000 थी, वो इस साल के शुरू में हमने एक्सचेंज कर लिया एक और फर्नीचर के साथ जिसकी कैरिंग वैल्यू अब कितनी, सॉरी फेयर वैल्यू कितनी, 6700। तो ये तो सीधा सीधा 6000 निकल जाएगा, 6700 आ जाएगा और 700 रुपये का गेन भी नजर आएगा जी। हम ये भी हम देख लेंगे, इसका भी अकाउंट बना लेंगे जब फर्नीचर बनेगा और उसका अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज on diminishing balance at 20% on furniture and 15% on sports equipment। फर्नीचर कहता है जी 20% पर, डिमिनिशिंग बैलेंस पर यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पर, और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है दैट विल बी डेप्रिशिएटेड एट 15%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 12000 वर रिसीव्ड एट ईयर एंड एज डोनेशन। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहता है जी हमें एक एज डोनेशन भी मिला है 12000 का, जो एज एसेट मिला है। ठीक हो गया जी। मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर डोनेशन एसेट के लिए मिले तो फिर ये आपकी इनकम नहीं होती, फिर इसे हम क्या बना लेते हैं, फिर इसको डेफर्ड, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह, दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट। इसको हम क्या करेंगे, एसेट एसेट में ऐड हो गया और गवर्नमेंट ग्रांट एज लायबिलिटी लिख दी जाएगी, एज डेफर्ड लायबिलिटी। और जितनी जितनी एसेट डेप्रिशिएट होगा उतना उतना ही गवर्नमेंट ग्रांट भी साथ साथ डेप्रिशिएट करते जाएंगे। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ग्रांट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। एनी डोनेशन फॉर नॉन करेंट एसेट will be treated as गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट होगी, यहाँ अभी करके देखते हैं। तो इस 12000 को हम इनिशियली लायबिलिटी लिख देंगे और फिर हर साल जितना एसेट डेप्रिशिएट होगा उतना ही इसे साथ साथ डेप्रिशिएट करते जाएंगे। अच्छा जी, एंट्रेंस फीस रिलेट्स टू ईयर एंड 30 जून 2015 ओनली। ओके, कहते हैं जी एंट्रेंस फीस जो सारी की सारी इसी साल से रिलेटेड है। ओके राइट जी। Following amounts are receivable outstanding as at 30 June 2015। ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस रहते थे, कुछ इस साल के क्लोजिंग बैलेंसेस रहते थे ना, तो इस साल के क्लोजिंग बैलेंसेस भी उसने दे दिए। कहते हैं जी इस साल के आखिर में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल चाहिए था 8000 है, क्लोजिंग इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल चाहिए थी 3000 है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है जी 4000 की, ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग पेएबल है, और रेंट क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग पेएबल पिछले साल की बैलेंस शीट में नजर आ रही है, क्लोजिंग ये नजर आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट जी। तो मैं सबसे पहले इसको करने का तरीका आपको बताऊं, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। शायद मुझे तो कुछ और भी बनाने पड़ जाए अकाउंट्स, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। देखिए सबसे पहले आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कंपनी का नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 एंड यू स्टार्ट फ्रॉम इनकम्स। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाकर बताएं कौन कौन सी इनकम्स नजर आई हैं। सबसे पहले वो लिखें, सबसे पहले सामान है सामने जी। रिसीट एंड पेमेंट में मुझे बताएं सबसे पहले क्या नजर आ रहा है। सैलरीज तो मेरा ख्याल है इनकम नहीं है, इनकम रिसीट वाली साइड पर नजर आएंगी आपको। इनकम्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएं तो सबसे पहले क्या चीज लिखें, सबसे पहले क्या आ रही है मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो आप लिख लें सब्सक्रिप्शन। मैं इसके सामने कुछ नहीं लिख रहा, मुझे सिर्फ पहले ये डिसाइड करना है मेरी इनकम्स हैं कौन कौन सी पूरे क्वेश्चन में। जी प्लीज नेक्स्ट। एंट्रेंस फीस, क्या एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी मेरी इनकम है। जी प्लीज नेक्स्ट। डोनेशंस, अगर डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो डोनेशन मेरी इनकम है, लेकिन अगर डोनेशन एसेट के लिए मिली है तो वो मेरी गवर्नमेंट ग्रांट। तो जो डोनेशन ऊपर नजर आई उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा, वो मेरी इनकम। लेकिन नीचे वाली डोनेशन जो 12000 का एसेट मिला है वो मेरी इनकम नहीं है, बल्कि वो मेरी डेफर्ड लायबिलिटी है। तो उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाऊंगा। जी प्लीज नेक्स्ट। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी मेरी इनकम है, इसे लिखूंगा। जी व्हाट नेक्स्ट। जी गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट। और जी कुछ इसके अलावा तो कोई और इनकम नहीं। आगे कहीं कोई इनकम डिस्कस हुई हो?
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बस इनकम थी। देखिए हमें इनकम को ढूंढनी नहीं पड़ी, सामने पड़ी है, इनकम से लिखनी है। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगर आप उसमें भी मेरी हेल्प कर सकेंगे, Salaries. आप चले जाएं पेमेंट साइड पर, सैलरीज, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पेमेंट में जो नजर आ रही है वो सिर्फ कैश है। मुमकिन है अभी और भी कुछ और देखें ना, ओपनिंग क्लोजिंग भी तो है ना इसके, तो वो देख लेते हैं जी। प्लीज नेक्स्ट। Then rent. रेंट है, Traveling expenses. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं जी। प्लीज। Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड Stationery. स्टेशनरी है जी। प्लीज। General charges. जनरल चार्जेस हैं, Periodicals. मैंने लिखते रहते हो कुछ, पीरियडिकल्स, बस। और कोई एक्सपेंस आप समझते हो कि इसमें से हो सकता है सर एक लॉस हुआ था एसेट पे। जी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर कोई लॉस हुआ, अभी हुआ नहीं, मुमकिन है अभी हमने देखना है, मुमकिन है हो जाए, वो भी आ सकता है। एसेट से रिलेटेड कोई और तो नहीं चीज होती जिसे हम एक्सपेंस लिख, अगर एसेट है तो वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आएगी, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना होता है। सर अगर एडजस्टमेंट्स में डिप्रिसिएशन चार्ज करना ना मांगी हो तो भी चार्ज करनी होगी। नहीं दिया हुआ तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी होगी उसकी। यस सर। ना कुछ ना दिया हो तो 2 साल के एसेट दिए होंगे, तो जो दोनों सालों का डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा। पिछले साल और इस साल के, वो कहता है कोई सेल परचेज नहीं हुई तो फिर एसेट क्यों कम हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो फिर वहां से मिल जाएगी डेप्रिसिएशन, या अकाउंट बना ले डेप्रिसिएशन का, वहां से भी मिल जाएगा। और जो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम, डेप्रिसिएशन हो गई, डेप्रिसिएशन लॉस भी हो गया, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो गई, इंटरेस्ट फीस रेंट हो गया, मेरा ख्याल है दैट्स इट। यही है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। राइट जी। चलिए जी, ये देखिए अब हम देख लेते हैं वन बाय वन सब चीजों के बारे में। देखें ये लिख लिया ना, तो अब ये हर चीज के बारे में देखें। सब्सक्रिप्शन है ना, तो मुझे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में मुझे चाहिए इस साल में कितनी हुई, तो सब्सक्रिप्शन का मैं अकाउंट बना लेता हूँ। इनकम का अकाउंट बनेगा ना सब्सक्रिप्शन का, तो मैं अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ओपनिंग एडवांस तो नहीं दी हुई, नजर आएगी आपको। पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएं और उसकी लायबिलिटी में देखें जाके कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं नजर आ रही थी। पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई सब्सक्रिप्शन आ रही थी नजर? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं, रिसीवेबल नहीं, जो उससे पेएबल से कोई पिछले साल की एडवांस में कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई एडवांस में नज़र आ रही है जी। इसका मतलब है एडवांस तो इसका ओपनिंग बैलेंस में तो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग तो नहीं था, अगर फिर क्लोजिंग है तो वो देख लेते हैं जी। फिर ले ओपनिंग रिसीवेबल गिवन बैलेंस शीट में कितना, बैलेंस पिछले साल की बैलेंस शीट 201 दिया हुआ है, 000 नो वो कैश। वो पिछले साल की बैलेंस शीट 2014 की बैलेंस शीट के एसेट्स में जाकर देखें ना, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 15,000 रुपए की बेटा मुझे नजर आ रही है, आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं। यस सर। तो पिछले साल की है जी सर। 15,000, सर माइनस जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की क्या है, ओपनिंग है। इस साल का क्लोजिंग वो नीचे सबसे आखिर में अकाउंट्स दिए हुए हैं ना उसने, कितनी 8,000 की वो भी दी हुई है। एडवांस में कल ओपनिंग कोई नहीं है, लेकिन क्लोजिंग शायद दी हुई है। क्लोजिंग जो बैलेंसेस दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग के, उनमें सब्सक्रिप्शन है एडवांस या रिसीवेबल, रिसीवेबल है सर सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। ठीक है, इसका मतलब है एडवांस दोनों ही नहीं थी। कैश जो मिला वो देखें कहां पर मिला, कैश के अकाउंट में मिलेगा, वो कितना है 201,000। ठीक है जी। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस नहीं दिए हुए थे, सॉरी ये क्लोजिंग होना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस नहीं दिए हुए, रिसीवेबल दोनों दिए हुए हैं, सर 194 कैश दिया हुआ है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में मैंने इस साल में कितनी कमाई 194,000 यस 194। ले जी मैं कह सकता हूँ मेरी जो सब्सक्रिप्शन है दिस इज 194,000। राइट जी। व्हाट इज नेक्स्ट जी, जो नेक्स्ट है
उसमें जो हमारी नेक्स्ट इनकम कौन सी बनती है जी? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में दिया है। एंट्रेंस फीस वंस अगेन मेरे पास क्या है? इनकम। तो मैं एंट्रेंस फीस का भी अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि एंट्रेंस फीस से रिलेटेड भी मेरा ख्याल है 2-3 चीजें उसने बताई हैं। एंट्रेंस फीस भी वंस अगेन देखें जी, इसमें भी अगर ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग रिसीवेबल है, कैश मिला होगा तो ये होगा जी, और जो इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये। मुझे बताएं जी, कोई ओपनिंग रिसीवेबल या क्लोजिंग रिसीवेबल दिए हो एंट्रेंस फीस से रिलेटेड? ओपनिंग कहाँ से मिलेंगे? बैलेंस शीट में जाए तो देखिए रिसीवेबल कोई नजर आ रही है? ओपनिंग रिसीवेबल एंट्रेंस फीस में कोई नहीं, छोड़ दें। क्लोजिंग कोई रिसीवेबल एंट्रेंस रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस जो दिए हुए आउटस्टैंडिंग के वहां पर देखिए 3000 के वो दिए हुए। कैश मिला, कैश कैश एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 63,000। तो टोटल मेरी एंट्रेंस फीस कितनी नजर आनी चाहिए? 66,000 की। मैं इसे 66,000 का यहाँ पर लिख दूं। वैसे भी देखें ये अकाउंट ना भी आप बनाए, 3,000 पहले रिसीवेबल थे, मजीद कितने मिल गए? 63,000। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 66,000। तो 66,000 आप बेशक डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन बेशक अकाउंट बना। तो ये इंफॉर्मेशन देखिए, हर इंफॉर्मेशन दी हुई, जितनी इनकम है तमाम की तमाम इनकम्स को आपने लिखते जाना है। व्हाट इज नेक्स्ट? डोनेशन। डोनेशन का भी देखें, अगर आप डोनेशन भी देखें, डोनेशन बैठ, अगर आप डोनेशन का भी देखें तो डोनेशन सबसे पहले जी देखें, इसका भी अगर आपने अकाउंट बनाना हो बेशक अकाउंट बना लें, और अगर आपने अकाउंट नहीं भी बनाना तो इसके अकाउंट बनाए बगैर भी इसका काम चल जाएगा जी हमारा। ना डोनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखें, रिसीट एंड पेमेंट में 38,000 की डोनेशन दी हुई है जी, और इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आगे डिस्कस नहीं हुई। इसका मतलब है दी हुई है 12,000 रुपये, लेकिन वो 12,000 मेरी इनकम नहीं है, वो क्या है? वो एसेट के लिए मिली है। तो मैं ये डोनेशन जो मेरी रिसीट एंड पेमेंट में है ये मेरी इनकम है। तो अगर डोनेशन के बारे में हमने बात डिस्कस की थी, अगर डोनेशन जनरल फंड्स के लिए, जनरल ऑपरेशंस के लिए मिली हुई है तो वो आपकी इनकम है, लेकिन अगर किसी एसेट से रिलेटेड मिली है तो फिर वो एसेट के हिसाब से फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगी। फ्यूचर के साथ साथ जैसे जैसे अगर एसेट की लाइफ एज्यूम 10 साल, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 10 1200, अगले 10 सालों में 1200 हम अपनी इनकम बनाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका एक पोर्शन करंट लायबिलिटी में ले जाते थे, नॉन करंट लायबिलिटी में लेके जाते थे वैसे। लेकिन यहाँ पर हम वो 12,000 को क्यों नहीं डेप्रिशिएट कर? वो जो 12,000 था उसका इस साल का पोर्शन तो हमें मिलना चाहिए ना, इस साल का पोर्शन तो मिलना चाहिए, और वो कहता है 10 साल ये चलेगी रस्से, तो क्यों नहीं हम उसको वो लिख रहे उस 12,000? इसलिए कि साल के आखिरी दिन मिली, साल के आखिरी दिन मिली। अगर ये साल के शुरू में 12,000 मिली होती तो उसका भी इस साल का हिस्सा निकालकर इसमें ऐड करते, उसका भी इस साल का हिस्सा निकालकर इसमें ऐड करते। ये बात समझ लगी मैंने क्या बताया? 12,000 जो हमें मिली है एसेट्स के लिए, वो एसेट जो है जितनी देर एसेट चलेगा उतनी देर में हम उसे अपनी इनकम बनाएंगे। पहले उसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे और उसे आहिस्ता आहिस्ता इधर लेके आते जाएंगे, लेकिन अब हम उसे नहीं लेके जाएंगे। जब मैं लिखता हूँ तो तब मैं बताता हूँ। लेकिन डोनेशन के लिए याद रखें सिर्फ 38,000 रुपये इधर आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये जनरल फंड्स के लिए मिली है, दूसरी स्पेसिफिक है, रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट से रिलेटेड देखें, कोई दी हुई है इसने ओपनिंग क्लोजिंग कोई 11,000 दिया हुआ डी ओपनिंग क्लोजिंग, इसका भी अकाउंट बना लेते हैं, इंटरेस्ट का भी अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। अगर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा तो सॉरी ये रिसीवेबल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश। जी प्लीज बताएं, ये भी तो बल्कि ओपनिंग रिसीवेबल होगा ना, फिर क्लोजिंग रिसीवेबल। जी प्लीज बताइएगा। ओपनिंग रिसीवेबल इज 11,000 और कैश कितना मिला? 16,000 और क्लोजिंग रिसीवेबल कोई है नहीं?
कोई नहीं, तो ये माइनस ये 5000। तो मैं कह सकता हूँ मुझे इस साल की जो मेरी इनकम है वो कितनी है, 5000। ठीक हो गई। ओपनिंग गिवन था, कैश गिवन था, रिसीवेबल 0 है। इसका मतलब है हमें जो 16,000 मिला उसमें से 11,000 तो पिछले साल का था, तो इस साल में कितना मिला होगा, 5। ठीक हो गई, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। उसके लिए जी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी जी। देखिए सबसे पहले फर्नीचर जो बिका उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देता हूँ। जो फर्नीचर बिका वो कहता है हमारे पास एक एसेट था विद द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 40,000। ठीक हो गया, और ये बिक गया, इसमें से एक एसेट डिस्पोजल हुई है, कितनी डिस्पोजल है, 500 का, तो वो बिका, उसकी कॉस्ट क्या थी, 4,000 की कॉस्ट थी। एक एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ 4,000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 500, और ये कब खरीदा था, 1 जुलाई 2013, और ये बिका है 1 जनवरी 2015। दो चीजें चाहिए थी मुझे, है ना जी। आप इस एसेट से रिलेटेड ये अकाउंट बना लेते हैं, इस एसेट से रिलेटेड ये अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो जाए। देखिए इस एसेट से रिलेटेड जब मैंने साल शुरू किया तो ये एसेट मेरे पास कितने का था, 40,000 का। ठीक है जी। इस एसेट को हमने कोई मजीद खरीदा, उसने कुछ कहा जी, खरीदा जी, एक्सचेंज हुआ ना एक एसेट 6700 का, और इस एसेट से रिलेटेड जो एक्सचेंज होके ओल्ड गया वो कितने का था, 6,000 का। लेकिन यहाँ पर 6,000 नहीं लिख सकते, हाँ 6,000 लिख सकते हैं क्योंकि कैरिंग वैल्यू पर है। अगर कैरिंग वैल्यू पर ये ना दिया होता तो कैरिंग वैल्यू उसकी कैलकुलेट करते और वो लिखते, राइट जी। अच्छा जी, इस एसेट से रिलेटेड अब मुझे इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन की चाहिए, नहीं हुआ एसेट रिवैल्यू। इस एसेट से रिलेटेड इंपेयरमेंट भी नहीं हुई, इस एसेट से रिलेटेड लेकिन डेप्रिसिएशन भी हुई है और डिस्पोजल भी हुई है। तो मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए जो एसेट बिका उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी। ये एसेट हमने कब खरीदा था जी, जो डिस्पोजल एसेट, ये आपका जरा IAS 16 चेक होने लगा जी। जो एसेट बिका था उसकी कॉस्ट थी कितनी, 4,000, और ये डेप्रिशिएट होता है एट 20%, 20% में डेप्रिशिएट होता है ना, तो इसके 20% की डेप्रिसिएशन डोंट फॉरगेट 1 जुलाई 2013 को खरीदा था, तो 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 एक साल, और कब बिका 1 जनवरी 2015, यानी 1.5 साल ये टोटल चला। टोटल ये कितना चला है, 1.5 साल की अगर मैं डेप्रिसिएशन इसकी लूं तो पहले साल की डेप्रिसिएशन विल बी 800, यानी कि 1 जुलाई 2013 को एसेट कितने का था, 3200, और 6 माह की मजीद डेप्रिसिएशन ले लेते हैं जी। इसका 20% मल्टीप्लाई बाय 6.12, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 2880। समझ लेती जी क्या होगा। जो एसेट बिका था मैंने सिर्फ उसका बताया कि बिकने तक उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, बिकने तक उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी। 4,000 का एसेट था, पहले साल में 800 डेप्रिशिएट हुआ, 3200 रह गया। 6 माह बाद मजीद बिका, 6 माह की मजीद डेप्रिसिएशन ली, तो ये कितना रह गया, 280। ये मुझे कहां पर चाहिए जी, यहाँ जो एसेट बिका उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये एसेट कितने का होगा, वो बड़े आराम से निकल सकता है। लेकिन अभी एक और एसेट भी इसमें से निकल, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ वो भी निकाल, नहीं एक्सचेंज भी निकल गया, हमने वो भी निकाल दिया। तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, पहले तो ये कि
अभी इसकी डेप्रिसिएशन भी चाहिए, अभी इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है जी? इस साल में इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? इस साल से रिलेटेड इसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ 320 है। डोंट फॉरगेट इस साल में इसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ इतनी है, लेकिन मुझे सिर्फ इससे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये तो डिस्पोजल एसेट के लिए। मुझे डेप्रिसिएशन किसकी चाहिए? मुझे डेप्रिसिएशन कंप्लीट चाहिए। तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन के लिए पहले तो ये कैलकुलेट कर लें ताकि बैलेंस शीट का तो काम तमाम हो ना, फिर इनकम स्टेटमेंट भी निकाले। नहीं, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए डेप्रिसिएशन चाहिए। तो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ, या इधर कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी वैसे तो वहां भी सिखाई थी, यहाँ भी सीख। सबसे पहला काम, एसेट बचा कितना मेरे पास, कब? 1 जुलाई 2015 साल के शुरू में, 14 साल के शुरू में जब डेप्रिसिएशन आपने रिड्यूसिंग बैलेंस पर चार्ज कर रहे हो तो सबसे पहले दिन देखें आपके पास एसेट कितना था। जब साल शुरू किया तो मेरे पास पहले दिन एसेट कितना था? 40,000। इस 40,000 में से एक एसेट तो 6,000 का बिक गया, वो निकाल दें। कैरिंग वैल्यू, देखिए कैरिंग वैल्यू से कैरिंग वैल्यू ही निकलेगी, माइनस 1 जुलाई 2014 को जो एसेट दूसरा बिका उस दिन उसकी कितनी कैरिंग वैल्यू थी? जो कैरिंग वैल्यू थी कितनी थी उसकी? 1 जुलाई नहीं जी, 2880 1 जनवरी को है 3200। अगर आपको पुरानी बात याद हो तो पहले दिन 3200 आपने जब भी इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो आपने देखना आपका साल का पहला दिन क्या है। साल के पहले दिन मेरे पास 40,000 के एसेट थे, उसमें से जो एसेट बिक गया जब भी बिका वो निकालते और जो एक्सचेंज हुआ वो भी निकालते, लेकिन उसकी कैरिंग वैल्यू किस दिन? साल के शुरू तक, बेशक कब भी बिका, हालांकि वो बिका कब है? 1 जनवरी को जाकर 1 जनवरी को उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? इतनी, लेकिन मुझे कब चाहिए? साल के शुरू। तो साल के शुरू में निकालते। क्यों निकालनी है? क्योंकि मुझे इन्हें भी डेप्रिशिएट करना है। ठीक हो गया जी। अब ये दो जो आइटम्स हैं इन्हें मैंने क्यों निकाल दिया? क्योंकि मुझे देखना है ये एसेट कितनी देर चला और ये कितनी देर चला। इन दोनों को निकालने के बाद कितना आता है? 30800। ठीक हो गया। ये आ गया मेरे पास। ये एसेट तो फुल ईयर चला, ये एसेट तो फुल ईयर चला। मैं इधर नीचे लिख देता हूँ 30800 वाला एसेट तो फुल ईयर चला, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। राइट, वैसे ना भी लिखें 12 बाय 12 तो चल जाएगा। दूसरा, ये जो 6000 वाला एसेट है ये कितनी देर चला? ये 6000 वाला एसेट एक दिन भी नहीं चला है, क्योंकि आते ही बिक गया था, पहले दिन ही बिक गया था। ये नहीं बिका। हाँ, इसकी जगह एक एसेट आया था 6700 का, वो पूरा साल चला। अब क्या बचा जी? 3200 वाला जो एसेट बिक गया था ये कितनी देर चला? 3200 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये मैं फिर से समझा, जब भी इस तरह की सिचुएशन है, जब आपने रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी, पहले क्या करें? कैरिंग वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट, उसमें से माइनस क्या कर दें? जो एसेट एक्सचेंज हुआ है, लेकिन किस दिन? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जब मैंने साल शुरू किया उस वक्त उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, बिफोर इट वाज सोल्ड। उसमें से क्या माइनस करते हैं? जो एसेट बिक गया, जो एसेट बिक गया वो भी माइनस करते हैं, तो बाकी जो बचा 30,800। ये एसेट पूरा साल चला। ये एसेट मैंने क्यों निकाला? क्योंकि ये पूरा साल नहीं चला, बल्कि एक दिन भी नहीं चला। ये एसेट भी मैंने क्यों निकाला? क्योंकि ये एसेट सिर्फ 6 माह चला था, तो मैंने उसे भी डेप्रिशिएट किया, लेकिन आखिर में किया था जब मैंने देखा। तो ये 3200 जो है सिर्फ 6 माह चला, राइट। 6 मंथ्स फुल ईयर चला, एक दिन भी नहीं चला,
फुल ईयर चला। अब इस सब की डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6160 जी। 6160 6160 और 1340 1340 320 320 किसकी? सेकंड वाले ये तो चला ही नहीं एक दिन भी। 0320 और ना इसका इससे नीचे 1340 था 13 सची वो जो ये 12 पर वाला है, 20 ये सरफेस पर वाला हाँ जी इसका 1340 इसका 1340 इसका और 320 इस वाले का 320 ये तो खैर हमने यहाँ पर भी निकाल लिया था 320। और टोटल इसका 7820 इस सब का टोटल हमने किया तो वो मेरे पास डेप्रिसिएशन जो चाहिए थी मुझे वो कितनी है 7820 राइट जी। अब अगर मैंने इसको करना है इसका लॉस निकालना है मुझे जी लॉस भी निकल सकता है। 2880 वाला एसेट कितने का बिका 500 रुपए कैरिंग वैल्यू कितनी थी उसकी 2880 और वो बिका कितने का 500 रुपए का तो वो कितने का मुझे लॉस हो गया 2380 रुपए का लॉस हुआ। वो भी आप कहीं यहीं पर लिख लें -500 तो जो लॉस हुआ है वो 2380 रुपए का हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो भी मेरे पास सारी आ गई। अब देखेंगे मैं बड़े आराम से अब क्वेश्चन मेरा सर सिर्फ इसमें से जी बेटा सर ये 67 का लॉस में 4040 में इंक्लूडेड था या नहीं था? नहीं उसमें इंक्लूडेड नहीं था वो तो अगर आप गौर करें तो वो क्या है पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस ये साल जब शुरू हुआ तो मेरे पास कितना एसेट था 40,000 उसमें से मैंने जो बिक गया वो निकाल दिया जो बिका है वो निकाल दिया और जो आ गया वो ऐड हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं ये देखें ना इसीलिए देखिए मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया एसेट शुरू में इतना था इतने से मजीद मेरे पास आए जो ये गया इसके बदले में गया कौन सा एसेट था वो मैंने निकाल दिया और इसके बदले में हमने एक एसेट बेचा भी था जो एक एसेट बिका था वो बिका ही था उसके बदले में कुछ नहीं आया वो निकाल दिया और डेप्रिसिएशन भी निकाल दी। अब मेरे पास आंसर आएगा ये होगा कि मेरा फर्नीचर अब कितने का नजर आना चाहिए ये जरा टोटल कर लीजिए 30,000 ये तो इसमें जो मेन कैलकुलेशन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी वो सिर्फ एसेट की थी कि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थी कि आपने 16 का जाके दोबारा बिल्कुल पढ़ने की कोशिश की हालांकि ये हमने तब बड़ी डिटेल में किया था कि डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं जो एसेट राइट ऑफ हो सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिशिएट हो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है अगर बिके भी एक्सचेंज भी हो तो सारा हम वैसे इसकी फिर से कोशिश एक दफ़ा कोई प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो क्वेश्चन देखें। गेन हुआ जी हमें 700 रुपए का क्यों क्योंकि 6000 वाला एसेट जो था वो कितने का बिक गया था एक्सचेंज हुआ था 780। सैलरीज में आ गए सैलरीज का भी हम अकाउंट बना लें अगर सैलरीज का देखें ओपनिंग सैलरीज कितने पेबल भी दिए हुए और क्लोजिंग भी पेबल दिए हुए हैं सैलरीज और रेंट का दोनों दिया होगा ना तो उसका भी अकाउंट बन सकता है अगर आप बनाना चाहें प्लीज ये देखें इसे सैलरी एक्सपेंस मैनेज ओपनिंग पेबल दिए हुए हैं पिछले साल की बैलेंस शीट में देखें कितना 17,500 क्लोजिंग वो नीचे दिए होंगे वो जो नीचे बैलेंसेस दिए 4,000 कैश वहां से नजर आ जाएगा पेमेंट में 63,500 ये प्लस ये माइनस ये तो ये नजर आ जाएगा। इसकी प्री पेमेंट्स तो कोई नहीं थी ना प्री पेमेंट्स दोनों जीरो से 50,000 तो ये लीजिए मैं सैलरी 50,000 बाकी अब काम सिर्फ मुश्किल काम सिर्फ ये एक काम नहीं किया बाकी तो सारे सादा सादा अकाउंट बनाने रेंट का अकाउंट भी देखेंगे रेंट भी देखें अगर मैं रेंट का अकाउंट बनाता हूँ तो रेंट का अकाउंट भी ओपनिंग पेबल दिए हुए बताइए कितने 11 और क्लोजिंग कितने 2,000 और जो कैश पे किया कैश में देखें 34,000 जो आंसर आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा 25,000 रेंट 25,000 आ गया
ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो मेरे ख्याल इससे रिलेटेड तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग इसका? कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। कितना है? 1500। इसी तरह स्टेशनरी से रिलेटेड भी मेरे ख्याल कोई लेना देना नहीं है, ये भी एज इट इज लिख दी जाएगी। स्टेशनरी कितनी है? 1000। जनरल चार्जेस जी 2500 और पीरियडिकल्स 500। इन सब के चूंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए, एज इट इज लिख दें। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 2380। डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट की जी। अभी फर्नीचर की कैलकुलेट की है। फर्नीचर की कितनी है जी? 7820। ये हमने कैलकुलेट की 7820। और अभी लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की रहती है जी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बताएं जी, कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था? 20,000 का साल के शुरू में, लेकिन मजीद भी खरीदा आपने कितना? 12,000 का। अब सबसे सेकंड लास्ट उसकी एडजस्टमेंट देखिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 12,000 वर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर एज डोनेशन। डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए? इस 12,000 को भी डेप्रिशिएट होना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? साल के आखिर पे मिले तो सिर्फ 38,000 की डेप्रिसिएशन बता दीजिए। इसका ले लें 15%। डेप्रिसिएशन उसकी पूरी 3000 ले 3000। लो इनकम का टोटल भी कर लें और इसका भी टोटल कर लें। और मैं अपनी बैलेंस शीट आपके लिए बना देता हूँ। एक भी मार्कर माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कह सकूँ कि ये मेरे साथ चलेगा मेरी जिंदगी, शायद ये चल पड़े। अब आ जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आई नीड नॉन करंट एसेट की सबसे पहले। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास फर्नीचर है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यही है ना जी? दो और तो नहीं है कोई। इन्वेस्टमेंट्स भी तो है। इन्वेस्टमेंट्स फर्नीचर कितना जी? वो देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्नीचर कितना है? 300,000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितनी है? 30,000 प्लस 12,000 माइनस इसकी डेप्रिसिएशन, टोटल 42 है ना। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई? आई थिंक 3,000 की। तो ये कितने का लिख दिया जाएगा? 39,000। सॉरी समझ असला क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना। हम साल शुरू किया तो 30,000 हमारे पास पहले ही था। 30 मेरा तो ख्याल है 30,000 लिखा हुआ। साल शुरू किया तो बैलेंस शीट में देखें ना जाकर। 20,000 प्लीज मुझे माफ कर दें। यस तो ये कितने का था? 32,000। तो ये कितना हो जाएगा? 29,000 राइट। 32,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20 पहले था, 12 मजीद आया और 3 उसमें से डेप्रिसिएशन निकल। ठीक, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल दी थी ना, मतलब इसलिए दोबारा नहीं कर, इसमें से भी नहीं निकली। इसका भी अकाउंट बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? पहले हमारे पास थी, मजीद भी खरीदी थी। पहले कितनी पड़ी थी इन्वेस्टमेंट? 1 लाख की पहले पड़ी थी, 2 लाख की मजीद खरीद ली तो टोटल 3 लाख की इन्वेस्टमेंट से नजर आ जाएगी यहाँ पर। राइट। इसके बाद करंट एसेट्स आ गए जी। करंट एसेट्स में सबसे पहले तो देखें कैश। कैश जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है जी आपके लिए? कैश है वो कितना है? 30,500 का कैश है। फिर देखिए कोई इन्वेंटरी वगैरह कोई नहीं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वो बता दें कितनी है? 8,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, वो लिखें। इसके अलावा कोई और हमारी जो रिसीवेबल है, इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल या इंटरेस्ट रिसीवेबल,
क्लोजिंग बैलेंसेस में इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल नजर आ रही है जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल वो कितनी है? 3000 की इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल भी लिख दें। एंड जो क्लोजिंग बैलेंसेस में रिसीवेबल नजर आए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल, इनकम से रिलेटेड होंगी ये चीज़, वो ये नजर आ जाएंगे। कोई इन्वेंट्री वगैरह वो तो थी नहीं, कोई टकशॉप वगैरह होती तो उसकी इन्वेंट्री भी नजर आनी थी, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है जी, इसके बाद आ जाएंगे मेरे जनरल फंड्स या कैपिटल जिसे हम कहते हैं। जनरल फंड्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? पिछले साल की बैलेंस शीट का जो पिछले साल की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस कितना? 172,500, 1,72,500 पिछले साल का जनरल फंड जो ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड क्या करते हैं? सरप्लस, वो जो हमारे इनकम स्टेटमेंट का क्या आया था बैलेंस, इसका बैलेंस नेट प्रॉफिट जो सरप्लस आएगा, सरप्लस है 2,10,000, इसमें ऐड करते हैं 2,10,000, तो ये कितना बन गया जी? 382500, राइट। गिवन था, हमने कैलकुलेट कर लिया और ये आ जाएगा। इसके बाद मुझे लायबिलिटीज चाहिए, तो अगर कोई लायबिलिटी है तो उसमें सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं हमारे पास, एक है जी डोनेशन जो हमें मिली हुई है गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से। मैंने कहा था उसे हमें ट्रीट क्या करना है, 12,000 की जो डोनेशन, तो ये देखिए डोनेशन अगर एसेट के लिए मिली है तो डेफर्ड लायबिलिटी, और अगर नॉर्मल फंड्स के लिए मिली हुई है तो इनकम। ये ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड के मुताबिक जी। ये सारी की सारी इसे करंट इसका वैसे पोर्शन इसे करें, इसका जो हाफ है इसको, ये बिल्कुल ठीक। इसकी लाइफ कितनी है डोनेशन की, बताया उसने कितने किसके लिए मिली हुई है डोनेशन? क्योंकि उसने इसकी लाइफ नहीं दी इसलिए ये पूरी की पूरी इधर लिख दें, क्योंकि उसके लिए ये पूरी की पूरी इधर लिख दें, क्योंकि इसका जो दूसरा तरीका है इसको करंट और नॉन करंट में पोर्शन करने का, वो भी मैं बताता हूँ आपको। हमने गवर्नमेंट ग्रांट में किया था कि पहले उसको रिड्यूसिंग कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें और इसे फिर डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में जो है वो करंट और नॉन करंट में लेके जाए, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी बारह इसे 12,000 का इधर ही लिख देंगे। और इसमें से करंट लायबिलिटी जी, अब आप ये हिसाब लगा लें कि 7 मार्केट में चेक कर चुका हूँ और 7 के 7 जो हैं वो इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। करंट लायबिलिटी में आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं है एडवांस में कोई हमारे पास, कोई रेंट रिसीवेबल, सैलरीज सॉरी रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल वगैरह। मेरे ख्याल सैलरी और रेंट हैं। रेंट कितना था? 2,000 का रेंट पेएबल और सैलरी कितनी है? 4,000 की। इसके अलावा मेरे ख्याल कोई और भी शायद एक आध चीज थी पेएबल में नहीं, और कोई नहीं, मेरा तो ख्याल है इतनी है। ओके, नीचे क्लोजिंग बैलेंस में यही दो नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जी कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए ज्यादातर चीजें हमें अगर अकाउंट बनाना चाहें तो आप बना लें, लेकिन ये चीजें भी जो अकाउंट वाली भी हैं ये भी सीधी सीधी भी कैलकुलेट हो सकती हैं, इनका अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं। एक दो चीजें वैसे प्लस माइनस हो सकती हैं चीजें, लेकिन आप अकाउंट बना लिया करें अपनी आसानी के लिए। इसको भी आप जरा टोटल कर दें। 4,500,000 नीचे वाले सर, ये टैक्सी ऊपर वाले को तो ज्यादा है 6,70,500। कोई ना कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो अपने। इसमें फर्नीचर कितना है जी? 30,000 का, ठीक है जी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 29,000 की, वो भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख की, वो भी ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 8,000, वो भी ठीक है जी। और बैंक 30,500, वो भी ठीक है। फर्नीचर आपने 3 लाख लिखा होगा। फर्नीचर नहीं, इससे 3 लाख नहीं, ये 30,000 सॉरी इस हिसाब से
नहीं, वो नहीं, चीजें सारी ठीक है, कुछ नहीं, ये बस इसको इसका टोटल कर 400500 400 अच्छा ना 5 और ये भी मेरे ख्याल इतना ही है 400 400 500 और यहाँ पर भी 400 500 राइट। तो जो चीज आपके जानने वाली है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख। डेप्रिसिएशन देखिए, ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी वहां पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं करूंगा और आपको ये सारी चीजें आती होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, आती हैं। बस ये है कि शुरू में ये याद रखना, कैरी वैल्यू पर जो होती है, तो कैरी वैल्यू एट द बिगिनिंग टोटल, उसमें से माइनस जब भी बिका, बेशक वो जाके अगस्त में बिका, आपने देखना साल के शुरू में कितना। कैरी वैल्यू एट बिगिनिंग, कैरी वैल्यू एट बिगिनिंग, क्यों दोनों निकाल दिए? क्योंकि ये पूरा साल नहीं चलेगा। इन्हें फिर मैं नीचे लेके आया तो पता चला ये तो एक दिन भी नहीं चला, ये 6 माह चला, और जो हमने रिप्लेस किया था वो उसकी भी डेप्रिसिएशन न्यू एडिशन है ना, तो वो भी हमें पता था ये पूरा साल चला, तो डेप्रिसिएशन इस तरह से है। इसमें सारी चीजें एक ही दफा टेस्ट हो, तो अच्छे I16 थोड़ा सा रिवाइज हो गया, और यही आपने यहाँ पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट होगी यहाँ से, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन यहाँ से कैलकुलेट होगी। लेकिन डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो उसी वक्त ये इसे मार्क कर लिया करें, क्योंकि ये चाहिए होती है, ये फाइंड आउट करें। तो डोंट फॉरगेट, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये नहीं चाहिए होती, ये चाहिए। ये तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन के लिए ना, ये गेन या लॉस है, राइट बेटा, दैट्स इट। Sir, discuss the changes in net assets. हाँ, अभी मैं आ ही नहीं रहा उसकी तरफ, देखिए